सो एक मिनट बस वेट करिए। चलिए, सो गायत्री मंत्र के साथ प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों हाथों को प्रेयर पोजीशन में जोड़ लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ यहाँ पर आज एक से मैम आपका माइक म्यूट है। मैम आपका माइक, हाँ। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था योग और गैर यौगिक व्यायाम में अंतर। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया था पाचन शक्ति, ऊर्जा, थकान, ये सब मतलब कैसे अंतर पड़ता है हमारे शरीर पर। तो यहाँ पे शरीर के विभिन्न तंत्रों पर विभिन्न योगासनों का प्रभाव बताया गया है। तो यहाँ पर योगासनों के नियमित अभ्यास से मेरुदंड यानी कि आपका स्पाइन, तो आपका जो स्पाइन है यानी रीढ़ है, सो मेरुदंड सुदृढ़ बनता है, जिसमें शिराओं और धमनियों को आराम मिलता है और शरीर के सभी अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। योग करते रहने से मन में कभी भी उदासी, खिन्नता और क्रोध नहीं रहता है। मन हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। उनके चलते आपके आसपास एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। योग शरीर को व्यवस्थित और ठीक से काम करता रहता है। यह शरीर के अंगों को मजबूत और फुर्तीला बनाता है। तो आंतरिक अंगों का कामकाज सही और चुस्त है। न केवल भौतिक शरीर बनाता है, बल्कि मन भी शांत और उत्साहित रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार की बीमारियां शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये योग के काफी सारे फायदे हैं। इसके बाद स्वस्थ यानी कि योग का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब से हमने योग करना शुरू किया, हमने कुछ शारीरिक बदलावों का अनुभव किया है। योग में कई ऐसे आसन हैं। आसन के अनुसार शरीर के अंगों पर प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ आसन पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार। इसे संपूर्ण व्यायाम भी कहा जाता है। यद्यपि सभी प्रकार के योग का अभ्यास करना संभव नहीं है, अतः कुछ आसन नियमित रूप से किए जा सकते हैं। मन हमेशा प्रसन्न रहता है। योग करते समय या योग शुरू करने के बाद यह सीधा अनुभव आप कर सकते हैं कि मन में कोई उदासी या बेचैनी नहीं है। मन चंगा और खुश है। मानसिक बीमारी गायब हो जाती है। योग मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद आदि से छुटकारा दिलाता है। मानसिक विकारों को दूर करता है। ईर्ष्या, मोह, वासना, क्रोध आदि विकारों को दूर करता है। प्रेम, करुणा को
सकारात्मक सोच को विकसित करता है, कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो यानी कि योग के बहुत अनगिनत फायदे हैं। योग का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में भी परिलक्षित होता है। यानी कि अगर आप योग नियमित रूप से योग करते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है वो उसमें आपके झलक दिखाई देगी। आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, आपके शरीर में आलस सुस्ती नहीं होगी, फुर्तीले रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं योग के। तो पूरा व्यक्तित्व आपका निखार में होता है। दिल में नकारात्मक भावनाएं गायब हो जाती है, चिंता गायब हो जाती है, शरीर मजबूत हो जाता है और ऊर्जावान होता है। गहरी नींद, प्राणायाम करने के बाद ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में अच्छी तरह से प्रसारित किया जाता है। तो यानी कि प्राणायाम से ऑक्सीजन आपके पूरे ऑक्सीजन का जो प्रवाह है पूरे शरीर में सही तरीके से हर जगह पहुंचती है। यह अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है, विकार को दूर करता है, इसी कारण गहरी नींद आती है। प्राणायाम और ध्यान मस्तिष्क को सक्रिय और शक्तिशाली बनाते हैं। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य, सेहत के लिए योग मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी काम करता है। योग निश्चित रूप से योग अपने शेष योग आपको शेप में लाने में मदद करता है और आपके शरीर में के लिए कई लाभ दे सकता है, लेकिन यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में आपकी मदद कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुसार सुदृढ़ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण इस प्रकार हैं। वह व्यक्ति संतोषी होता है, प्रसन्न चित्त होता है, भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध, दुश्चिंता आदि आवेगों में व्यथित नहीं होता। वह अपनी योग्यता और क्षमता को न तो अत्यधिक उत्कृष्ट और न ही हीन समझता है। वह ममत्वशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। वह अन्य पुरुषों के प्रति रुचि और विश्वास रखता है और समझता है कि अन्य भी उसके प्रति रुचि और विश्वास की भावना रखें। वह नित्य नई उठने वाली समस्याओं का सामना कर सकता है। यानी कोई भी समस्या हो वो हर किसी समस्या से हर किसी परिस्थिति में हर किसी समस्या से इजिली हैंडल कर सकता है। वह अपने परिवेश यानी एनवायरमेंट को यथासंभव अपने अनुकूल बना लेता है। जो भी माहौल है उसी माहौल में वो आसानी से ढल जाता है और मतलब परिस्थिति ऐसे नहीं आपको सोचना चाहिए कि जो आपने सोचा है कि वही परिस्थिति होगी तभी आप खुश होंगे। आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में भी स्वयं को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। वह अपनी योजना पहले ही निश्चित कर लेता है किंतु भावी से भयतुर नहीं होता। वह नई अनुभूतियों और विचारों का स्वागत करता है। वह वास्तविकता का ध्यान रख अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। वह अपना भला बुरा सोच सकता है और स्वयं ही अपना कर्तव्य निश्चित करता है। ठीक है, तो योग किस तरीके से आपके मानसिक स्वास्थ्य को मतलब कि आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, हर सिचुएशन में आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप हर सिचुएशन में उस हर परिस्थिति को आसानी से टैकल कर सकें। तो इस तरीके से मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको स्वस्थ बनाता है। सूर्य नमस्कार योग की एक ऐसी विधा है जो कि आपके तन और मन को स्फूर्ति प्रदान करती है। सूर्य नमस्कार करते समय आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि कब आपको श्वास छोड़नी है, कब श्वास लेनी है। योग के अनुसार मनुष्य के शरीर में 3 बंध, पहला शरीर के निचले हिस्से में, दूसरा शरीर के दूसरा पेट पर और तीसरा गले पर बताया गया है। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ सूर्य का अर्पण या नमस्कार करना है। यह योग आसन शरीर को सही आकार देने और मन को शांत व स्वस्थ रखने में उत्तम तरीका है।
सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है, जो एक उत्तम कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी है। यानी कि इसमें 12 जो है स्टेप्स होते हैं। आसन की संख्या 7 होती है। ठीक है, आसन कितने होते हैं? कुल 7। उनका कुछ आसन का रिपीटेशन होता है, तो टोटल स्टेप्स हमारे 12 बन जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार मन वह शरीर दोनों को तंदुरुस्त रखता है। यदि आपके पास समय की कमी है और आप चुस्त दुरुस्त रहने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार उसका सबसे अच्छा विकल्प है। सूर्य नमस्कार प्रातः काल खाली पेट करना उचित है। आइए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार के इन सरल और प्रभावी आसनों को आरंभ करें। प्रत्येक सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के 2 क्रम होते हैं। 12 योग आसन सूर्य नमस्कार का एक क्रम पूर्ण करते हैं। सूर्य नमस्कार के एक चरण के दूसरे क्रम में योग आसनों का वही क्रम दोहराना होता है, अपितु केवल दाहिने पैर के स्थान पर बाएं पैर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कई जगह तो इसमें अलग अलग चीजें होती हैं कि सूर्य नमस्कार में जो अश्व संचालन, जो तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप है अश्व संचालन, तो कुछ जगह तो ऐसा लिखा गया है कि आप देखिए अश्व संचालन का 2 बार प्रैक्टिस किया जाता है एक ही राउंड में। तो उसमें एक बार तो आप लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे और एक बार राइट को, तो ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही राउंड में आपने दोनों को बैलेंस कर दिया। और दूसरा इसमें कहा गया है कि आप जब एक राउंड करें तो दोनों बार लेफ्ट लेग को ही आगे लाएं, फिर जब दूसरा राउंड करें तो उसमें दोनों बार राइट लेग को आगे लाएं, जिससे 2 राउंड में वो आपका सूर्य नमस्कार बैलेंस होगा। तो वो यहाँ पर आपका मतलब आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ही राउंड में भी आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं और 2 राउंड करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के अतिरिक्त सूर्य नमस्कार धरती पर जीवन के संरक्षण के लिए सूर्य के प्रति आभार प्रकट करने का भी अवसर देता है। अगले 10 दिनों के लिए अपना दिल मन में सूर्य की ऊर्जा के प्रति आभार और कृपा का भाव रख कर प्रारंभ करें। 12 सूर्य नमस्कार और दूसरे योग आसन को करने पश्चात योग निद्रा में पूर्ण विश्राम अवश्य करें। आप पाएंगे कि यह आपके चुस्त दुरुस्त प्रसन्न और शांत रहने का मंत्र बन गया है। एक मंत्र जिसका प्रभाव दिन भर आपके साथ रहेगा। सूर्य नमस्कार एक पूर्ण यौगिक व्यायाम है, यानी कि पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे, आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, आपको सुस्ती आलस कुछ भी नहीं आएगा, नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी अगर आप डेली सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार के जो आसन हैं वो आसन अलग अलग ग्लैंड्स पर भी काम करते हैं, जैसे कि आपका प्रणाम आसन। जो पहला आसन कौन सा है? प्रणाम आसन, इसको लिखते भी रहें। प्रणाम आसन आपके अनाहत चक्र पर काम करता है। तो पहला आसन सूर्य नमस्कार का जो है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन आपके अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र पर काम करता है, एक्टिवेट करता है। दूसरा आसन कौन सा है? क्या है जी, पहला आसन का नाम क्या है? सूर्य नमस्कार का पहला आसन का नाम क्या है? पहले आसन का नाम है प्रणाम आसन। तो इसके नाम आप सॉरी मैम, कांति आप अपने आप को म्यूट कीजिए, मैम की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप म्यूट कर लें तो उससे मेरा वॉइस क्लियर आएगा। तो यहाँ पे पहला आसन है प्रणामासन, और जो आपके अनाहत चक्र को एक्टिव करता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड आसन आता है हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन, हस्त उत्तान आसन यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग।
हस्त उत्तानासन आपके विशुद्धि चक्र पर, यानी कि आपके जो क्या है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है, आपके सीधा सीधा गले पर, थ्रॉट पर। तो इससे आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। थायराइड ग्लैंड, यानी कि जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग से आपके थायराइड को भी बैलेंस करने में आपको फायदा मिलता है। विशुद्धि चक्र आपका एक्टिव होता है। तीसरा आसन आता है यहाँ पर पादहस्त आसन। पादहस्त आसन फॉरवर्ड बेंडिंग, तो इसको पादहस्त आसन भी कह सकते हैं या हस्त पादासन भी कह सकते हैं। तो फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए आपकी टेल बोन, आपका जो टेल बोन है वो सबसे ऊपर रहती है, यानी कि मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र पर सूर्य की किरणें सीधा सीधा पड़ती हैं और आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अश्व संचालन। फोर्थ स्टेप होता है अश्व संचालन। अश्व संचालन आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव करता है, क्योंकि जब आप अश्व संचालन करते हैं तो आपका फेस सामने रहता है, आप सीधा देखते हो सामने, तो सूर्य किरणें आपके फोरहेड, मस्तक पर पड़ती हैं, जिससे आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। तो इस जो फोर्थ स्टेप अश्व संचालन, ये आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव करता है। पर्वत आसन, पर्वत आसन में आपका स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिव होता है। तो पर्वत आसन से आपका स्वाधिष्ठान चक्र, यानी कि आपका लोअर एब्डोमेन, नेवल से नीचे का हिस्सा, तो वहां पर आपके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए पर्वत आसन एक काफी अच्छा आसन माना जाता है। तो पर्वत आसन के बाद नेक्स्ट आसन आता है अष्टांग आसन। अष्टांग, अष्ट माने 8 अंग आपके ग्राउंड से टच हैं। तो 8 अंग जब आपके ग्राउंड से टच हैं तो इसको आप क्या कहेंगे, अष्टांग आसन। आपने एक वर्ड सुना होगा साष्टांग नमस्कार, तो जैसे अष्टांग, साष्टांग, है ना। साष्टांग मीन्स जिसमें मतलब कि सभी अंगों के द्वारा मतलब नमस्कार किया जाता है, तो वो है साष्टांग, सभी अंगों के द्वारा किया जाने वाला नमस्कार। इसी तरीके से अष्टांग, जब 8 अंगों के द्वारा नमस्कार किया जाए तो उसको कहा जाता है अष्टांग नमस्कार। तो अष्टांग नमस्कार कौन से 8 अंग आपके ग्राउंड से टच होते हैं, 2 घुटने, दोनों पैर, पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ 6 हो गए, और चेस्ट एंड चिन। तो इस तरीके से 8 बॉडी ऑफ पार्ट्स आपके ग्राउंड से टच होते हैं, तो ये है अष्टांग। नाउ भुजंग आसन। भुजंग आसन जो है नेक्स्ट स्टेप, वो आपके मणिपुर चक्र को एक्टिव करता है। मणिपुर यानी कि नेवल एरिया पर जो चक्र है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र के एक्टिव होने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो यहाँ पर मणिपुर पर कहाँ पर आ गए हम, भुजंगासन। भुजंगासन के बाद देखिए यहाँ तक 7 आसन हमारे पूरे हो जाते हैं। 7 आसन के बाद अगेन रिपीटेशन आता है पर्वत आसन का, अश्व संचालन का, पादहस्तासन का, हस्तोत्तान का और फिर प्रणामासन का। तो ये 7 जो आपके आसन हैं उनका मैंने आपको समझा दिया कि किस आसन का असर कहाँ पर पड़ता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पर है ध्यान। ध्यान या मेडिटेशन। ध्यान क्या है? ध्यान एक विश्राम है, यह किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम पाने की एक प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रता पूर्ण कर सकते हैं। जब आप कोई भी काम एकाग्रता पूर्वक, जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे एकाग्र, इसको जब आप ध्यान को लगाना अगर सीखते हैं ध्यान के बाद, तो उससे आप अपने हर काम को अच्छे कंसंट्रेशन के साथ कर पाते हैं। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाकर आप अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ध्यान के 5 फायदे: शांत चित्त, अच्छी एकाग्रता, बेहतर स्पष्टता, बेहतर संवाद, मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प व विश्राम।
ये 5 हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो ध्यान या मेडिटेशन के होते हैं। ध्यान के 5 स्वास्थ्य लाभ। ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण तत्व यानी कि ऊर्जा से भर जाती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि योग का असर आपके जो है इनर सेल्स तक पर पड़ता है। तो कोशिका तत्व यानी कि आपकी जो सेल्स हैं वो ऊर्जा से भर जाती हैं। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। ध्यान से शारीरिक स्तर पर होने वाले लाभ क्या है? उच्च रक्तचाप का कम होना। ध्यान लगाने से, अगर आपने ध्यान लगाते हैं तो उससे आपका हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। रक्त में लैक्टेट का कम होना, उद्वेगकुलता का कम होना। तो इस तरीके से जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके धीरे धीरे रिड्यूस होते हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होता है। तनाव से संबंधित शरीर में कम दर्द होता है। लैक्टेट क्या है? लैक्टेट इसको मैं धीरे अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर तनाव से संबंधित शरीर में कम दर्द होता है। जब आपका बॉडी स्ट्रेस में होता है तो वो बॉडी पूरा स्टिफ और स्टिफ फील होता है, पूरा कड़ा टाइट हो जाता है, स्टिफनेस काफी होती है एंड उसकी वजह से आपको सिर दर्द, माइग्रेन होने लगता है, अनिद्रा, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द रहने लगता है तनाव के कारण। भाव दशा व व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन है, यानी कि जो एक हैप्पी हार्मोन कह सकते हैं, तो इसका अधिक उत्पादन होता है और जिससे आप खुश रहते हैं। तो आप सेरोटोनिन ये एक नींद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो नहीं, नींद के लिए जो है सेरोटोनिन नहीं रिस्पॉन्सिबल है, नींद के लिए दूसरा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक आपको अच्छा खुश रखता है, एक्टिव रखता है सेरोटोनिन हार्मोन। प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार करता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है, तो आपकी एनर्जी लेवल भी तो बढ़ती है। जो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है मेलाटोनिन हार्मोन। सो स्लीप में मेलाटोनिन हार्मोन एंड जो यहाँ पे जो ये है सेरोटोनिन, ये आपको फिजिकली एक्टिव रखता है। तो यहाँ यानी कि ये आपको फिजिकली फिट, एक्टिव बनाए रखता है। इसके बाद हमारे ध्यान 11 मानसिक लाभ क्या है? ध्यान मस्तिष्क की तरंगों को अल्फा स्तर पर ले जाता है, जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर, नवीन और कोमल हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया ना, गामा, बीटा, अल्फा। तो यानी कि यहाँ पे भी एक बताया गया है कि आपको अल्फा, आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं उन्हें अल्फा स्टेट में लाने में हेल्प करता है ध्यान। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका जो ब्रेन वेव्स है वो इजीली अल्फा वेव्स आपकी एक्टिव होती हैं, अल्फा वेव्स में आने में आसानी होती है। जब आपकी अल्फा वेव्स होती हैं तो आप पूरी तरीके से रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है, यस अनु। रिवर्स ऑर्डर में चलता है, गामा, बीटा, अल्फा। हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा, उसके बाद फिर बीटा, फिर गामा, फिर थीटा, डेल्टा, इस तरीके से आपका जो है ब्रेन वेव्स का मूवमेंट रहता है। तो ये टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन वेव्स चेंज होता है। जो हमारा चार्ट बनता है ब्रेन वेव का, EEG, राइट? व्याग्रता कम होना, भावनात्मक स्थिरता में सुधार आना, रचनात्मकता में वृद्धि, प्रसन्नता में वृद्धि, सहज बोध का विकसित होना, मानसिक शांति एवं स्पष्टता, परेशानियों का छोटा होना, मतलब बहुत सारे ये सब हेल्थ बेनिफिट्स हैं ध्यान करने के। ध्यान के 3 आध्यात्मिक लाभ। देखिए यहाँ पे कुछ मानसिक लाभ बताए गए हैं, कुछ शारीरिक लाभ बताए गए हैं, कुछ आध्यात्मिक लाभ बताए गए।
तो ये आपको समझने होंगे। अगर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि ध्यान के आध्यात्मिक लाभ बताएं, मानसिक बताएं या शारीरिक लाभ बताएं, तो उसको समझ के ही आपको आंसर देना होगा। आध्यात्मिक लाभ, ध्यान का कोई धर्म नहीं है, किसी भी विचारधारा को मानने वाला इसका अभ्यास कर सकता है। मैं कुछ हूँ, इस भाव को अनंत में प्रयास रहित तरीके से समाहित कर देना और स्वयं को अनंत ब्रह्मांड का अविभाज्य पात्र समझना। यानी कि अपनी हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं, ऐसा समझ लेना आपकी सबसे बड़ी एक तरीके से गलती भी हो सकती है। तो आप हम एक इस संसार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो उसमें आपको हमें वापस से ब्रह्मांड में मिल जाना है। तो हमसे पहले भी ये दुनिया चली थी, हमारे बाद भी चलेगी। तो हाँ, जब तक है तो अपना रोल प्ले करना चाहिए, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करनी चाहिए, हर काम, हर चीज। लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण हैं ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि किसी के भी बिना दुनिया रुकती नहीं है। पहले भी चल रही थी आपके बिना और आपके बिना आगे भी चलेगी। बस ये ध्यान रखिए कि आप जब तक हैं तब तक अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य, सभी चीजों को पूरा करते हुए चलें। जो भी आपके काम हैं, जो भी आप चीजें कर रहे हैं, तो उनको बस ठीक है। ध्यान की अवस्था में आप प्रसन्नता, शांति व अनंत विस्तार में होते हैं। तो प्रसन्न भी होते हैं, शांत भी होते हैं और अनंत के विस्तार में भी होते हैं। और यही गुण पर्यावरण को प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप सृष्टि में सामंजस्य में स्थापित हो जाते हैं। ध्यान आपसे सत्यता पूर्वक व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है। क्रमशः आप अपने बारे में जितना ज्यादा जानते जाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप स्वयं को ज्यादा खोज पाएंगे। तो यानी कि आप जितना ज्यादा अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप से कनेक्ट होंगे, अपनी चीजों को, अपने आप को समझेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आप नेचर से भी कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो आप तो अपने आप से, अपने आप को समझना, प्रकृति को समझना, उन सब के लिए अपने मन को शांत करना जरूरी है। जब जो कोई जिसके मन में बहुत स्ट्रेस, चिंताएं, सब कुछ चल रहा हो, उसको कोई दूसरी चीज समझ नहीं आती, ना नेचर समझ आएगी उसको, ना उसको कोई चीज समझ नहीं आएगी उसको, तो बस वो अपनी टेंशन, अपनी स्ट्रेस में रहेगा। तो उन प्रकृति को समझने के लिए भी आपको पहले तनाव मुक्त होना पड़ता है, अपने आप को समझने के लिए भी तनाव मुक्त होना पड़ता है। तो उसको कैसे, तनाव मुक्त कैसे हुआ जाए, उसके लिए आपको ध्यान, योग, अभ्यास, प्राणायाम, आसन, ये सब आप चीजें करेंगे तो आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी श्वासों को समझेंगे, आपका शरीर क्या है, कहाँ कैसे क्या चीजें, आप उन चीजों से जुड़ पाओगे। जब खुद से जुड़ोगे तो आप धीरे धीरे समझोगे प्रकृति क्या है, कैसे आप प्रकृति और आप एक ही हैं, वो तभी समझ आता है। तो प्रकृति के छोटे से बदलाव से कैसे आपके अंदर बदलाव आ जाते हैं, ये चीजें आप तब समझेंगे जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे। तो पहले आप अपने आप से जुड़े, उसके बाद आप प्रकृति से अपने आप जुड़ा महसूस करेंगे। तो ये ध्यान है। ध्यान के लाभ कैसे प्राप्त करें? ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन यह कुछ ही समय लेता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं तो वह उतना ही खिलता चला जाता है। प्रतिदिन सभी क्षेत्रों में व्यस्त व्यक्ति आभार पूर्वक अपने कार्य को रोकते हैं और ध्यान के ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं। आपकी अनंत गहराइयों में जाएं और जीवन को समृद्ध बनाएं। छात्रों हेतु ध्यान के 5 लाभ अब छात्रों के लिए बताए गए हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, अधिक केंद्रित व स्पष्ट मन, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर मानसिक शक्ति और ऊर्जा, अधिक गतिशीलता। तो ये स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बताए गए हैं और ध्यान के लाभ। तो इसके साथ ही हमारा सिलेबस हो जाता है
कंप्लीट। अभी हमारे पास लगभग है 20 मिनट, तो आप यहाँ पर अब अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उन्हीं के साथ अपने, चाहे आज का चैप्टर है या लास्ट कुछ भी। यस अनु राठी, आप पूछिए। मैम, ये जो फर्स्ट पेपर है हमारा योगा इंट्रोडक्शन, उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, राइट? यस। ओके। एंड मैम, ये जो आप मेरे को फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन बता रहे हैं, अल्फा इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर मतलब वो सबसे माइंड को शांत करती है वो फ्रीक्वेंसी और उसको हमें अटेन करना है थ्रू ध्यान? नहीं, हाईएस्ट नहीं है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो एल्टीट्यूड है वो किसका है? गामा जो वेव्स हैं उनका एल्टीट्यूड सबसे हाई होता है। तो सबसे आप स्ट्रॉन्गेस्ट जो ब्रेन वेव्स हैं वो गामा वेव्स हैं, और उनमें आपका माइंड सबसे ज्यादा एक तरीके से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो उस समय आप बहुत ही दिमाग की मेहनत कर रहे हैं, माइंड रिलैक्स कंडीशन में नहीं है। तो आप चाहे मानसिक मेहनत कर रहे हैं, तनाव में है, चिंता में है, ओवर थिंकिंग में है, तो कंटिन्यू अगर देखिए आपने 1 घंटे की क्लास ली तो 1 घंटे के लिए आप गामा मोड में चले गए, आपकी ब्रेन वेव्स, तो वो इट इज ओके। तो आप कुछ देर के लिए गए, लेकिन फिर वापस से आप दूसरे ब्रेन वेव्स कंडीशन, मतलब दूसरी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी, थोड़ा नीचे आ जाएंगी। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, हर समय सोचते हैं, तो या तनाव में होते हैं, तो उस समय क्या होता है, परमानेंटली आपका जो ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूसली आपका गामा वेव्स में ही बना रहता है। या अगर तो जैसे जो बच्चे बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो उनका माइंड कॉन्टिन्यूसली गामा वेव्स में बना हुआ है। तो उससे क्या होता है कि आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा, उनको इरिटेशन ज्यादा होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है वो कॉन्टिन्यूसली हायर फ्रीक्वेंसी में बना हुआ है। तो कुछ देर के लिए उस मोड में जाना और फिर वापस आ जाना, वो तो एक नेचुरल चीज है। लेकिन जब आप कंटिन्यू मैक्सिमम टाइम उसी मोड में बने रहेंगे, तो आपका माइंड उससे अल्फा मोड में आने नहीं आ पाता है, या आने में बहुत टाइम लेता है। सो जो लोग बहुत ज्यादा मानसिक मेहनत करते हैं, उनका माइंड भी आपने देखा होगा वो स्ट्रेस में और ये सब में रहते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, उनको भी गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेट ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, हर समय सोचते हैं, तो वो लोग का भी कॉन्टिन्यूसली गामा वेव्स में माइंड बना हुआ है। तो ये 3 कंडीशन फिलहाल मैंने आपको बताई हैं। जो लोग जो फोन ज्यादा यूज करते हैं, जो फोन मतलब गेम्स और इन सब चीजों में एंगेज रहते हैं, या फिर आप मतलब ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली उसी पे बने हुए हैं। एंड थर्ड, जो आप ओवर थिंकिंग में है। सो तीनों कंडीशंस में आप अगर हैं, तो आपको ये भी आना चाहिए कि अगर आपका 8 to 10 आवर्स अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, एक हैक्टिक शेड्यूल में है, तो आपको फिर उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें। तो उसके बाद अगर आप 10 मिनट 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, तो आपका इजली जो है ब्रेन वेव्स जो है वो चेंज होने लगेंगी। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। और जो गामा के बाद बीटा वेव्स आती हैं, बीटा में नॉर्मली फिजिकल मूवमेंट होता है, जो फिजिकल मूवमेंट, जो फिजिकल काम ज्यादा करते हैं, जैसे आप कोई भी मान लें, हम दिन भर अगर घर में काम कर रहे हैं, या कोई भी हैं जो लोग फिजिकली मेहनत ज्यादा करते हैं, तो बीटा से अल्फा में आना इजी है। तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग थक तो जाते हैं, बट वो लोग स्ट्रेस में नहीं आते। तो वो क्या होता है कि फिजिकली थक गए, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर रिलैक्स हो गए, है ना। सो यानी कि उस कंडीशन में
मेडिटेशन करते हैं तो बहुत जल्दी आपको फायदा होता है। तो इस तरीके से आप अपने अल्फा वेव्स को अटेन कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। और कुछ देर में ही आप जब अल्फा वेव्स में कॉन्टिन्यूसली अल्फा वेव्स में रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसमें आप कॉन्टिन्यूसली एक रिलैक्स मोड में हैं तो आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, कोई मेहनत का। तो एक रेस्ट कंडीशन है। आप जब रेस्ट में हैं तब अल्फा वेव्स तो या मेडिटेशन में कुछ समय के लिए, ठीक है, तो वो एक रिलैक्सिंग आपकी कंडीशन है। परमानेंटली अल्फा में रहना भी ठीक नहीं है। तो आपको कुछ काम करने का ही मन नहीं करेगा, आपको लगेगा जो मिल रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो कंडीशन भी आज के टाइम में ये बीटा थोड़ा और समझा दो। बीटा में मतलब कि नॉर्मल एक रूटीन में, अगर आप रूटीन में है कोई, आप बहुत ज्यादा फोन यूज नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा आप सोच नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लैपटॉप पे कंप्यूटर पे ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली पूरा दिन अपने रूटीन में है, तो वो उस समय हम बीटा वेव्स हमारी एक्टिव होती हैं और उससे अल्फा में आना बहुत आसान होता है। तो पहले जो आप अगर रूटीन देखें तो पहले लोगों का वो इजीली रिलैक्स हो जाते थे, इजीली उनको नींद आ जाती थी और आसानी से वो सो जाते थे। तो ये कारण है क्योंकि अब ज्यादातर लोग गामा मोड में बने रहते हैं, तो जिस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो वो हायर फ्रीक्वेंसी है हमारे ब्रेन की, तो उससे वापस आना, बाहर आना हमें जरूर सीखना चाहिए। यस। और ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी को कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिनसे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन या योग तो है ही, इसके अलावा बहुत कम ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने ब्रेन वेव्स को चेंज कर सकते हैं। कुछ क्लासिकल म्यूजिक हो सकता है, क्लासिकल म्यूजिक भी हेल्प करता है, लेकिन बहुत कम चीजें हैं। आपका हॉबी है, आपको कोई इंटरेस्ट है, उन चीजों के द्वारा भी आप अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। बट सबसे अच्छे जो रिजल्ट हैं वो योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ही मिलते हैं। तो इस तरीके से योग आज के टाइम में मेंटली स्ट्रेस के कारण क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इतनी इसका जरूरत आज के टाइम में भी है, क्योंकि आज के टाइम में जो आदमी है वो फिजिकली फिटनेस उसकी वो तो खराब है ही, बट उसके साथ साथ वो मेंटली ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो उसको सॉल्व करने के लिए उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, योग। तो इसलिए वो योग में आता है। तो क्योंकि योग एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा आप ऐसा मान सकते हैं कि श्योर है ही कि अगर आप योग में आएंगे तो आपका तनाव दूर हो ही जाएगा। ठीक है, फिजिकली फिटनेस के लिए आपके पास और ऑप्शन हो सकते हैं, बट मेंटली फिटनेस के लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ना के बराबर हैं। तो इसीलिए योग के पैरेलल इस जो स्ट्रेस है या माइंड है, इन चीजों में दूसरी चीजें बहुत कम नजर आती हैं। मैम यस मैम, मैं ऐसे बोल रही थी कि जैसे मेरा एडमिशन लेट हुआ था ना, तो मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो आप ग्रुप में एक बार पीडीएफ सेंड कर देंगे प्लीज। देखिए, ग्रुप में जो भी आपका ऐसा पीडीएफ के रिलेटेड या आपका सिलेबस से, क्वेश्चन से, एग्जाम से रिलेटेड, उसके लिए आपको सर से बात करनी होगी। उसका जो ग्रुप एडमिन है वो सर ही हैं और वो ही आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। आपका जो पीडीएफ है सिलेबस का, वो उसे मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आप सर से कहेंगे तो वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। यस। तो जो भी हमने पढ़ा इतने दिनों में, हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन अब आप लास्ट आपके पास है 10 मिनट्स, तो इसमें आप पूछ सकते हैं।
मैम अष्टांग जो आपने बोला था जो पोजीशन होती है उसमें 8 पार्ट्स ग्राउंड को टच कर रहे हैं, चेस्ट, चिन, बोथ हैंड्स, बोथ नीज एंड बोथ फीट्स। ठीक है मैम। यस, सो हमारा जो यहाँ पे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ आपसे, तो उस यस लिटू आप पूछिए। आपका कोई क्वेश्चन? सॉरी मैम। हाँ, ये जालंधर बंद में जब हम एक्सेल करते हैं ना, लेफ्ट नोस्ट्रल से करते हैं। जालंधर बंद में नहीं, जालंधर बंद में तो आपको नॉर्मल एक्सेल करना होगा। मैं एक बार फिर से जालंधर बंद एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जालंधर बंद में आपको इनहेल करना है, पहले इनहेल करें, श्वास आपके लंग्स में भर गई है और चिन को, ठोड़ी को यहाँ चेस्ट पे टच करेंगे। एंड नॉर्मल एक्सेल। यस, तो ये जालंधर बंद हुआ। उड्डयन बंद किस तरीके से लगता है, क्या कोई मुझे एक्सप्लेन करेंगे? उड्डयन बंद। यस लिटू। पेट को पूरी तरह सिकोड़कर पीठ की तरफ खींचना। इनहेल या एक्सेल करते हुए? एक्सेल करके। यस, तो और मूल बंध कैसे लगता है, तीनों को ही आप बता दें। नाभि के नीचे वाले हिस्से के ऊपर की तरफ खींचना। नहीं, इसमें आपको अपने एनस यानी कि गुदा द्वार को ऊपर की तरफ पुल करना होता है, खींचना होता है। तरह ठीक ऊपर है। की तरफ खींचना। हाँ, तो उस से आपका पूरा जो पेल्विक मसल्स हैं वो लॉक हो जाती हैं, और जो ऑर्गन्स हैं आपके वो भी उनमें जो होता है लॉक खुलने के बाद, जब आप लॉक खोलेंगे तो उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है। तो चाहे वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या आपकी किडनी है, यूरिनरी सिस्टम है, तो उसमें पूरा नरिश होते हैं। तो इस तरीके से आप मूल बंध का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, क्रैम्प्स, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें आप मूल बंध का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर मुझे ये बताएं कि षट कर्म या षट योग के 6 कर्म कौन से हैं, 6 क्रियाएं कौन सी हैं? आप हाँ, कौन देंगे आंसर? मैम धूति, बस्ती, नेति, तराक्ता, नौली, कपालभाति। हाँ, लेकिन सीक्वेंस कोई इसको सीक्वेंस वाइज बताएगा? धोती। नहीं, मैंने कहा सीक्वेंस वाइज। कोई मुझे सीक्वेंस वाइज बता पाएंगे? मैम नीति, नौली, बस्ती क्रिया, कपालभाति, त्रतक। नहीं, पहले मेरा क्वेश्चन आप समझ लें। मेरा क्वेश्चन है कि आप इसको सीक्वेंस में, सीक्वेंस यानी कि क्रम, उस क्रम में बताएं जिस क्रम में ये हेड से लेकर नीचे तक क्लीनिंग करता है, उस सीक्वेंस में आपको षटकर्म बताने हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, पहले नोट कर लें और फिर बताएं। आपके पास टाइम है, आराम से समझ लें और फिर बताएं। 1 मिनट में बताती हूँ, सीक्वेंस लिख रही हूँ।
आप कुछ बता रहे हैं रेनू? यस, ट्राई कीजिए। वेट अनु, 1 मिनट। पहले त्राटक, ना, त्राटक से पहले भी आएगा, सोचिए। न्याय, कपालभाति, कपालभाति, यस, कपालभाति, कपालभाति, त्राटक, उसके त्राटक, फिर नेति, नीति, धोती, नौली, नौली, बस्ती। So कपालभाति ब्रेन, त्राटक आईज, नीति नोज, धाती विंड पाइप एंड फूड पाइप, नौली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बस्ती लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट। सो अभी आप लोग समझ गए ना कि कौन कौन से क्रियाएं किस ऑर्गन को, किस सिस्टम को क्लीन करती हैं। सो ये इस तरीके से आपकी चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बट मैं देखती हूँ कि क्लास में कुछ 4-5 जो स्टूडेंट्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आप क्या होगा, यहाँ पे देखिए कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका आंसर गलत होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आंसर गलत होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है? तो आंसर देंगे तो आप कुछ कम से कम कुछ एफर्ट लगाएंगे, कुछ सोचेंगे, तो ना सिर्फ इस क्लास में, हमेशा। और तो जब तक आप थोड़ा सा आंसर देने की हमेशा कोशिश करें, गलत या सही वो बात की चीज है, और कोई मार्किंग आपको नहीं हो रही यहाँ पे कि आप गलत आंसर होगा तो आपके कोई मार्क्स कट जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपका योग सीखने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है? यस, पहले आप बताइए। मैम, मेरा उद्देश्य यह है कि एक्चुअली मैं खुद के लिए भी करूं, मैं अपने परिवार को भी बताऊं, और जितने भी रिलेटिव्स और जितने भी हमारे पड़ोसी में हैं जो भी, उनको भी सिखाऊं। ओके, गुड। तो यस, आप बताइए अनु, आपका क्या मतलब उद्देश्य है इस कोर्स को करने का? मैम, योगा मुझे एक तो ना, जो आपने बोला ना, पीस ऑफ माइंड देता है। मैं ऑलरेडी एक वर्किंग वुमेन हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, घर से काम करती हूँ, सो माई लाइफ इज वेरी हेक्टिक। तो मुझे ऐसा लगा कि योगा एक ऐसी चीज है जो मुझे वो मी टाइम दे सकता है। एंड सेकेंडली, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, और आजकल जितना हम गैजेट्स फ्रीक बच्चे हैं ना, तो मुझे उनको वहां से निकालना है। तो इसलिए पहले मुझे खुद योगिनी बनना है, फिर उनको योगी बनाना है। And maybe later on I might shift to teaching also, but वो बहुत लास्ट स्टेप होगा। तो ये मेरा उद्देश्य है योगा को लेके। यस, आप बताइए। यस मैम, मैं योगा इसलिए सीख रही हूँ कि मैं खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना सकूं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को। तो ठीक है, तो यानी कि सबका एक उद्देश्य अभी तक जो समझ में आया कि खुद के लिए, फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। तो क्या और भी कोई आपका उद्देश्य है योग में आने का? यस, बताइए। यस संगीता, आप बताइए। मैम, योग में आने का यही है कि खुद भी स्वस्थ रहे, सभी को स्वस्थ रखे। ओके, सो आपने जैसे कि हमारी 10 डेज की क्लासेस हुई, इनसे क्या सीखा? अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सबके लिए। यस, बताइए अनु आप। मैम, मुझे बताना है। मैम, अभी तक मैंने योगा को ना सिर्फ एज इन किया है, मतलब उसका कभी थ्योरी नहीं पढ़ा है। मतलब मुझे नहीं पता था कि हाथ में इतनी पावर है कि अग्नि, जल, पृथ्वी सब हाथ में कैरी कर रहे हैं हम लोग।
और सूर्य नमस्कार मैं बहुत टाइम से करती हूँ मैम, बट सूर्य नमस्कार ये सारे चक्रास एक्टिवेट करता है ये मुझे नहीं पता था। बॉडी क्लीनिंग मतलब मुझे क्रियाएं पता थी कि क्रियाएं होती हैं, बट इंटरनल ऑर्गन्स भी इतना क्लीन होते हैं ये नहीं पता था मैम। ये मुझे षट कर्म से ही पता लगा है जब हमने कल पढ़ा है। एंड बाकी योगा आई थिंक इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। मेरे पास ऑलरेडी एक आधी बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ, बट मुझे आपसे इंटरेक्ट करके बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें जो मुझे नहीं पता थी कि किन पेशेंट्स को यूज करना चाहिए किन को नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कुछ आसन से या मेडिटेशन से ही घर में ही क्योर हो जाएंगी। सो आई थिंक वो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हम अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं, बिकॉज ये अब वो सब ओल्ड एज में मूव हो रहे हैं, तो आई थिंक उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज है। सो आई थिंक मेरे को बहुत नॉलेज मिला है और जो मैं आगे डेफिनेटली स्प्रेड करूंगी और अपनी फैमिली में एटलीस्ट यूटिलाइज करूंगी। और कोई आंसर देंगे कि आपको इन 10 डेज क्लासेस से क्या सीखने के लिए मिला? यस संगीता। मैम योगा से हमें इतने 10 क्लासेस में यही मिला है कि हमें बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में नॉलेज मिल गया है कि जिन चीजों के बारे में हमें पता भी नहीं था कि इतनी चीजें इतना कुछ हो सकता है, कि हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ भी हम अपने थ्रू भी कर सकते हैं। गुड। सो वही है कि अगर आप चाहें तो बहुत सारी, और पता है क्या होता है जब आप इन चीजों को अपने घर में अपने लिए अपनी फैमिली के लिए सब के लिए अप्लाई करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती हैं। तो उसके लिए आपको उनका जानना जरूरी है और उनका रीजन भी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन इतनी स्मार्ट है, उनको उन चीजों का रीजन जब तक आप नहीं बताएंगे उनका पीछे का तो वो उन चीजों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आप उनको ब्लाइंडली कोई भी चीज फॉलो नहीं करा सकते। तो पहले आप वो चीजें जाननी जरूरी है। तो उसके बाद जब आप उनको लॉजिकली वो चीजें समझाते हैं कि इस चीज से ये होगा या इस चीज से ऐसा होता है, तो उस चीज पे वो आप फिर बहुत ज्यादा मतलब बिलीव करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आपको कोई भी चीज जब आप सीखें तो उसको पूरा उसके पीछे की बैकग्राउंड को, उसके पीछे की साइंस को, हर चीज को जब आप समझेंगे तो आपके पास उस चीज को बताने का, दूसरों को बताने का भी एक रीजन होगा कि आप इसलिए इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। तो और अगर आप प्रोफेशन में जाते हैं तो प्रोफेशन में तो आपको हर तरीके के क्लाइंट्स मिलते हैं, तो आपको आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो जब आप एक योग टीचर के रूप में, एक योग शिक्षक के रूप में किसी फील्ड में, अपने फील्ड में जाएंगे तो आपके पास अधिकतर क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। तो जितने प्रिपेयर होकर, जितने अच्छे से स्टडी करके आप इस फील्ड में आएंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा योग के बारे में नहीं सोचना कि आपने कुछ आसन सीख लिए तो आप एक अच्छा सक्सेस आप पा सकते हैं। तो एक योग आसन तो आज के टाइम में कोई भी सीख रहा है, लेकिन एक अच्छा योग शिक्षक, एक सफलता अगर आपको अपनी फील्ड में लेनी है तो उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो नॉलेज तभी होगा जब आप उसको पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि आपकी ये सिर्फ स्टार्टिंग है चीजों को समझने की, नजरिए देखने का। तो यहाँ आप इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको आगे ले जा सकते हैं। आप अपने आप को डेली कुछ ना कुछ सीखें, डेली कुछ ना कुछ सिखाएं अपने आप को, तो आप धीरे धीरे बहुत बेहतर होते चले जाएंगे। ये मत सोचिए कि आपने 10 दिन में सब कुछ सीख लिया। 10 दिन में आपने कुछ नहीं सीखा। 10 दिन में तो सिर्फ आपने योग को देखने का एक नजरिया सीखा है। ठीक है, तो आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में खूब सक्सेस करें और इसी बेस्ट विश के साथ मैं क्लास को एंड करूंगी। और लेकिन खूब अपने खूब स्टडी करें, खूब पढ़ाई करें और जिस भी फील्ड में जाएं तो उसमें ये नहीं सोचना कि हमारे पास बहुत ज्ञान है। ज्ञान का कोई एंड नहीं है। मरते दम तक सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और कराते रहिए। ठीक है, चलिए एंड करते हैं शांति पाठ से।
कौन कराएंगे आज शांति पाठ? मैम मैं करा रही हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करें और उसकी गर्माहट को अपनी आंखों पे महसूस करें। थैंक यू मैम। वेलकम। हरिओम। थैंक यू मैम। हरिओम थैंक यू मैम। हरिओम। थैंक यू मैम। वेलकम।